हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है। बहुत से बच्चों ने तय कर लिया होगा कि उसने PCM लेना है, उन्हें PCB लेना है, क्या लेना है, या उन्हें कॉमर्स लेना है या उन्हें आर्ट्स लेना है। सब ने जो भी उन्हें सही लगा होगा उन्होंने उसे चुन लिया होगा सब्जेक्ट के रूप में। आप लोगों की फिजिक्स की क्लासेस यहाँ पे होंगी। नीट, जेईई, बोर्ड सभी के हिसाब से हम फिजिक्स को यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। आप लोगों की जो फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है वो करीब 2 हफ्ते में उनके मेन चैप्टर स्टार्ट होंगे। तब तक हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर्स के लिए नीट वालों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स है उसको यहीं पर करवाया जा रहा है। बहुत से बच्चों को ये एक बार समझ में नहीं आएगा तो उसे बार बार देखिएगा, और बहुत से बच्चों को ये एक बार में ही समझ में आ जाएगा। क्लास 11th-12th में जिन्होंने मैथमेटिक्स ली है वो लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि हमें ये चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें मैथमेटिक्स में पढ़ाए ही जाएंगे। ये चैप्टर आपको क्लास 11th में भी पढ़ाए जाएंगे, फिर बचे हुए क्लास 12th में भी पढ़ाए जाएंगे। आप क्लास 12th की सारा सिलेबस मैथमेटिक्स का ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे कि आप फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले नहीं करने वाले ना। तो हम पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं आगे कि हम लोगों को फिजिक्स में किस तरीके से क्वेश्चंस चैप्टर्स करने हैं। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे उसे वो होगा लॉगरिथम्स, जो पढ़ते हैं हम। थर्ड चैप्टर होगा वो हुआ अप्रोक्सीमेशंस। फोर्थ चैप्टर स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप लिख सकते हो। इसके अलावा जो 5th चैप्टर होगा तुम्हारा वो होगा चार्ट्स एंड ग्राफ्स। और 6th चैप्टर आएगा, इसे तुम कैलकुलस लिख सकते हो, पर हम कैलकुलस जितना डीप में नहीं जाएंगे। जो 11th-12th की मैथमेटिक्स कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि वो कितना डीप में जाते हैं कैलकुलस करने के लिए। हमें उतना डीप में नहीं जाना है तो हम कैलकुलस नहीं लिखेंगे इसे, हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। यही सारे चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारी बेसिक फिजिक्स में। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत से क्वेश्चंस जो तुमने क्लास 10 तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसके जैसे ही होंगे। मेन चेंज जो यहाँ पर है वो ये है कि अब तक हम जो चीज़ें एंगल में निकालते थे वो हम रेडियन में निकालेंगे। अभी हम बताएंगे रेडियन क्या होता है। एंगल छोड़कर रेडियन पर चलेंगे हम। कुछ फॉर्मूलाज नए सीखेंगे हम। बहुत से फॉर्मूलाज पर तो मैं लिखवाऊंगा, तुम लोगों को लिखना है और उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालने हैं। वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ ये मैं तुम्हें नहीं समझाने वाला, वो मैथमेटिक्स के टीचर समझाएंगे, अगर वो समझाएंगे जब भी, मतलब आने वाली क्लासों में जब भी वो समझाएंगे। लॉगरिथम्स तुम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा होगा, लॉग वगैरह, कुछ क्वेश्चन शायद तुम लोगों ने अब तक किए भी हों। अप्रोक्सीमेशंस भी तुम लोग समझते हो। 0.53 है तो 0.5 लिखा जाएगा, उसे 0.59 है तो उससे 0.6 लिखा जाता है। इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन किए जाते हैं, वो भी तुम्हें पढ़ने को मिलेगा। फिर स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप। स्ट्रेट लाइन बहुत यूजफुल है, तुम लोग आगे देखोगे बहुत सारे चैप्टर्स में तुम्हें स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा और उस स्ट्रेट लाइन का यूज देखने को मिलेगा। चार्ट्स एंड ग्राफ्स। अब तक तुम लोगों को चार्ट बनाना या ग्राफ बनाना उतना नहीं हुआ होगा जितना अब तुम्हारी क्लासेस में आएगा। तुम लोग जो मैथमेटिक्स करोगे उनको भी चार्ट और ग्राफ्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। 6th इंटीग्रेशन और 7th डिफरेंशिएशन,
इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको एक साथ लेके आ गए, इंटीग्रेट कर दिया, एक साथ ले आए और बड़ी चीज बना ली, उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन, बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशंस। ये सारे चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में अब तक तुम लोग जो पढ़ते थे एंगल्स में, अब हम पढ़ने वाले हैं आज से उसे रेडियन में। रेडियन में पढ़ा क्यों जाता है, रेडियन का यूज हम क्यों करेंगे अब, तो वो इसलिए है कि एंगल में चीजें जो हैं वो कैलकुलेशन जब हायर लेवल पे की जाती है, अब कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। कैलकुलेशंस जब तुम लोग बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करते हो फिजिक्स में, तो फिजिक्स में बड़ी कैलकुलेशन के दौरान डिग्रीज में जो वैल्यू होती हैं उनके साथ वर्क करना मैथमेटिशियंस के लिए बहुत कठिन है। तो फिजिक्स वालों को क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। तुम जब फिजिक्स में चीज़ें निकालते हो, उसकी वैल्यूज जब डिटरमाइन करने की बारी आती तब हम मैथमेटिक्स के जरिए वैल्यूज डिटरमाइन करते हैं। अगर वो वैल्यूज मैथमेटिशियंस के लिए कॉम्प्लिकेटेड हैं तो हमारे लिए भी वो कॉम्प्लिकेटेड होंगी। वही मैथमेटिशियंस जो फॉर्मूलाज निकाल देते हैं, हम उन्हीं फॉर्मूलाज का काम कर रहे होते हैं, उसी तरीके से मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं। हमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बनानी है, आसान चीज़ में चीज़ों को रखना है ताकि बड़ी कैलकुलेशंस हो सकें। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम लोगों ने देखा होगा सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है या कभी पढ़ा हो। बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर, जो एक सेकंड में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कहाँ करते हैं, वो मौसम विभाग में करते हैं, वो लोग करते हैं अंतरिक्ष विभाग में, है ना, स्पेस सेक्टर हुआ और हमारा मौसम पता करने का सेक्टर हुआ, दोनों ही सेक्टर्स में इसका उपयोग होता है। तो डिग्रीज जहाँ होंगी वहाँ काम करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मैथमेटिशियंस के लिए, इसलिए हम रेडियन में करते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, कुछ होते हैं बेसिक फॉर्मूलाज, उन्हीं पर तुम लोगों को ध्यान देना है। गलती से भी ये मत करना कि बेसिक फॉर्मूला छोड़कर तुम लोग हर फॉर्मूला याद करने में लग गए। हर फॉर्मूला, जहां तुम्हें फॉर्मूले ही याद करने हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ सिर्फ फॉर्मूले हैं, याद कर लो और आगे बढ़ो। और जहाँ केवल एक फॉर्मूला है याद करना है, उसमें फिर 15 फॉर्मूले उससे और निकल आते हैं छोटी सी कैलकुलेशन से, वहां मत याद करना, खामखा अपने ऊपर बोझा बढ़ाओगे। रेडियन कैसे निकालते हैं हम, एक फॉर्मूला है 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, ये एक फॉर्मूला है और यही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके अलावा तुम लोगों को कुछ याद नहीं करना है। फॉर्मूला अगर तुम लोगों को याद करना है तो बस यही एक याद कर लो, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। फर्स्ट चैप्टर जो तुम लोगों को मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स का, उसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होगी, वो और यहीं के यहीं समझ लो। जैसे ये रेडियन लिखा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और तुम्हें रेडियन लिखकर ही चलना है। जितने भी तुम अपने नोट्स बनाने वाले हो उसमें अपना रेडियन लिखकर ही चलना, क्योंकि अगर तुमने यूनिट मिस कर दी, इस तरह से यूनिट लिखना मिस कर दिया, तो तुम लोग अपना बोर्ड के एग्जाम में आधा नंबर हर क्वेश्चन में कटवाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने यूनिट नहीं लिखी है। पहला चैप्टर जो तुम फिजिक्स का पढ़ने वाले हो वही यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हो, मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हो। तो कोई भी मेजरमेंट है उसकी यूनिट होती है। तुम लोग सारी कैलकुलेशन तुमने करी और एंड में रिजल्ट निकाला, वो रिजल्ट क्या है, वो सेंटीमीटर है कि मीटर है ना, 1 मीटर है कि 1 किलोमीटर है, क्या लिखना चाह रहे हो, एक निकाल के तुमने आंसर रख दिया। अब वो 1 मीटर कितना छोटा है और 1 किलोमीटर कितना बड़ा है, वहां हमें यूनिट्स का उपयोग करना पड़ता है। तो फिजिक्स में जब भी तुम पढ़ाई करोगे तो ये जो यूनिट्स होती हैं, ये इनका बहुत जगह इस्तेमाल होगा और इसमें गलती नहीं करनी है। 180 डिग्री पाई रेडियन दिया है, 90 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 2 रेडियंस। हो गया इजी। अब तुम लोग सारे निकाल सकते हो। 45 पूछूं तुमसे मैं, 45 होगा पाई बाई 4 रेडियंस, होगा कि नहीं,
90 का आधा कितना हो गया 45 π/2 इंटू 1/2। π/2 का भी आधा क्या हो गया π/4 रेडियन। इसी तरीके से अगर मैं तुम्हें 30 डिग्री का रेडियन निकालने को बोलूं, π/2 का 1/3 यानी π/6 रेडियन, π/6 रेडियन। इस तरीके से तुम एक फॉर्मूला अगर याद कर लो तो तुम लोग बहुत सारे निकाल सकते हो। 60 डिग्री का निकालना हो तो π/3, 180/3 60 डिग्री, तो π/3 रेडियन हो जाएगा। सारे डिग्रीज तुम इसमें से निकाल सकते हो जो तुम्हारी ज़रूरत के हैं। इस तरीके से हम इसमें रेडियंस और डिग्री में एक दूसरे से चेंज ला सकते हैं। पाई रेडियन दिया हुआ है तो वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से तुम लोगों को कैलकुलेशन करनी है। अब तुम लोगों को क्या ये याद है कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर या कुछ और होता है, याद है? याद ही होगा, थोड़ा बहुत क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये भी पास करके आए हो भाई, कोई मजाक बात है? 10th में ये तुम लोगों को साइन थीटा दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। हाँ भाई, हाइपोटेन्यूज बेस हो या परपेंडिकुलर, ये तीनों चीजें परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूज किसी एक चीज पर बेस्ड है। वो चीज यहां पर है थीटा। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, इस थीटा के लिए ये बेस है और इसी थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज है। अगर थीटा की प्लेस चेंज कर दी जाए तो इन सब चीजों की भी प्लेस चेंज हो जाती है। सिंपली अगर मैं यहां पर एक एंगल बनाऊं और उस एंगल का नाम कुछ भी रख दूं, मान लो मैंने उस एंगल का नाम रख दिया θ1, इस एंगल का नाम रख दिया मैंने θ1, तो इस θ1 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज सेम रही। तो जब भी कोई ट्राइंगल में हम देखते हैं, उस ट्राइंगल में हम ये जरूर देखते हैं कि वो जो थीटा डिग्री है, थीटा है, उसके लिए बेस क्या है, उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है। तो तुमसे जब भी पूछा जाता है ना साइन थीटा, तो साइन थीटा कोई अपने आप में चीज नहीं है, इसका मतलब साइन ऑफ थीटा, थीटा का साइन बताओ। इसी तरीके से तुमसे पूछा जा सकता है साइन ऑफ θ1, यहाँ पे θ1 दिया हुआ है, या फिर कुछ और बना के तुम्हें दे दिया जाएगा साइन फाई, इसकी वैल्यू बताओ। ये मैथमेटिक्स वाले बहुत पढ़ाएंगे साइन फाई। अभी सबसे पहले ज़्यादातर बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, ज़्यादातर स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ाई जाती है और ज़्यादातर कोचिंग्स में भी ज़्यादातर स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाएगी और तुम लोगों को ये सीखना पड़ेगा। तुम लोगों को 20 से 25 दिन लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में। बहुत से जगहों पर 20 दिन में ही निपटा देते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे जहाँ पे बहुत, क्योंकि पहला चैप्टर होता है और काफ़ी लेंदी हो गया चैप्टर, तो लोग थोड़ा समझने में देर लगाते हैं, तो वहाँ 25 दिन तक भी गाड़ी खिंच जाती है। ये सब तुम्हें 20 दिन में सीखने को मिलेगा मैथमेटिक्स की क्लासेस में, अपना क्लास 11th में। मैं ये तुम्हें सिखाने वाला हूँ 2 दिन में। तुम्हें ये काम सिर्फ 2 दिन में करना है, क्योंकि हमें बहुत बेसिक सीखना है, हमें चीज़ों के में बहुत डीप में जाना ही नहीं है। हमें तो ऐसा सीखना है, बस हम वैल्यू पुट करें, आंसर निकालें और हम आगे बढ़ें। हमारा काम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके डीप में जाना नहीं है। जितना तुम लोग कॉम्प्लिकेटेड करोगे चीज़ों को, उतना ही तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो साइन थीटा क्या होता है, लिख लो। क्या होता है साइन थीटा? इस θ1 को भूल जाओ। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होगा?
लिख लो। टेन थीटा क्या होगा लिखो, खुद ही लिखो फटाफट अपना, तुम लोगों को सिखाया गया होगा 10th में, इतना तो कम से कम नहीं भूले होगे। कोसेक थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, इन सब की वैल्यूज फटाफट लिखते जाओ, है ना। और इनकी वैल्यूज निकालने का तुम लोगों को क्लास 10th में तरीका सिखाया होगा। ये एक फॉर्मूला सिखाया था, अगर सर ने नहीं सिखाया था तो क्लास फ्रेंड्स ने सिखा दिया होगा, है ना। साइन ये होता है साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। साइन निकालना है तो पी अपॉन एच है, कोसेक निकालना है तो एच अपॉन पी है, कॉस निकालना है तो बी अपॉन एच है, सेक निकालना है तो एच अपॉन बी है, टेन निकालना है तो पी अपॉन बी है, कॉट निकालना है तो बी अपॉन पी है। इस तरीके से तुम लोगों को सिखाया गया होगा क्लास 10th में, या सीखा होगा दोस्तों वगैरह से। इस मेथड से इनको लिख लो, याद कर लो, जैसे चाहे कर लो, ठीक है ना। इसके बाद हम एक चीज और समझते हैं। एक फॉर्मूले होते हैं दो, उन्हें लिख लो, काम आएगा। अभी जो हम चीजें समझाएंगे उसी में, ये बाद में भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी भी एक काम आएंगे। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। केवल अभी नीचे वाला फॉर्मूला तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। मान लो तुम लोगों को 45 डिग्री की वैल्यू हो, या 30 डिग्री की निकाल लो, तुम्हें थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया, 90 माइनस 30 इक्वल टू साइन 30 डिग्रीज। ये कितना हो गया, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30। हो गया कि नहीं। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये दो फॉर्मूलाज जो हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। हर चीज तुम्हें फिजिक्स में नहीं रटनी है, लेकिन रटने का भी कॉन्सेप्ट जो है वो कम नहीं है। रटना क्यों है, बहुत सी चीजें तो तुम्हें, ज्यादातर चीजें तुम्हें समझनी है। रटना क्यों है, हमें कैलकुलेशन का टाइम जो है वो कम से कम लगे। तो जो फॉर्मूले हैं वो हमारी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। जो वैल्यूज हैं चीजों की, पाई की वैल्यू क्या है, या यूलर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, हमारी उंगलियों पर होनी चाहिए हर चीज की वैल्यू, है ना। अगर तुम्हारी उंगलियों पर वैल्यूज नहीं हैं तो तुम लोगों को बहुत दिक्कत होगी, खामखा चीजें कॉम्प्लिकेटेड बनेंगी, टाइम जो एग्जाम सेंटर में है वो ज़्यादा लगेगा, और जितना ज़्यादा तुम्हें टाइम लगेगा छोटे छोटे आसान से क्वेश्चंस पर, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारे लिए जो कठिन क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सॉल्व करना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अच्छा, ये सब लिखते चलो, हर एक चीज़ के नोट्स बनाते चलो अपना वीडियो रोक के, क्योंकि अगर तुम लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो तुम लोग क्या करोगे, जो चैप्टर्स तुम लोगों को जैसे दिए हुए हैं, जैसे पढ़ाए गए हैं, इन्हीं वीडियोस को बैठ के दोबारा देखोगे रिवीजन करने के लिए, और वो सही तरीका है नहीं। सही तरीका क्या है कि जो तुम्हारा 10-15 पेजेस का चैप्टर है ना, जो तुम्हें 10 घंटे में पढ़ाया गया था, वो तुम्हारा 1 घंटे में तैयार होना चाहिए। 1 घंटे से ज्यादा एक चैप्टर के रिवीजन में ना लगे तुम्हें। नोट्स ऐसे बने हुए होने चाहिए, कम से कम जेईई और नीट के तो ऐसे ही होंगे।
बोर्ड का जो तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं तरीके से, तो मैं बोर्ड का जो तरीका होगा वो तुम्हें बोर्ड के हिसाब से पढ़ाऊंगा, और जो जेई नीट के तरीके होंगे वो तुम्हें मैं अलग समझाता हुआ चलूंगा। बोर्ड में थोड़ा सा, जब तुम्हारा बोर्ड का टाइम आएगा 12th में, तब मैं तुम्हें बोर्ड का तरीके से समझाऊंगा। क्लास 11th में तुम्हें बोर्ड के हिसाब से नहीं समझाने वाला। क्लास 11th हम समझेंगे तुम्हारे स्कूल में तुम कैसे आंसर्स लिखने वाले हो उस तरीके से। क्लास 11th तुम्हारी वैसे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी, तुम लोगों को पास कर ही दिया जाएगा अगर तुम अच्छी तरीके से अपने पेपर में अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाते हो। सही भी होना चाहिए और साथ में आंसर को प्रेजेंट करने का भी तरीका होता है। जेई और बोर्ड में अंतर क्या है? जेई में तुम्हें आंसर बताना है कि आंसर एग्जैक्टली क्या है, सही आंसर होना चाहिए तुम्हारे पास। और बोर्ड में क्या है कि तुम्हें समझाना पड़ेगा ये आंसर आया कैसे, और बीच में तुम जिन भी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो ना उन्हें डिफाइन करो क्या है वो समझाना है टीचर को। वहाँ पर एक तरीके से तुम टीचर हो। बोर्ड में खुद को टीचर मानो। किसी क्वेश्चन के बारे में उसने पूछ लिया है तो उसके बारे में जितनी चीज़ें हो सकती हैं बताने वाली, वो भी तुम्हें बतानी है, आंसर निकाल के दिखाना है। ये तुम्हारा बोर्ड हो गया। और जो जेई नीट है वो तुमसे सिर्फ आंसर पूछते हैं, आंसर क्या है इसका सर, तो तुम्हें वहाँ पर सिर्फ आंसर बताना है। अब तुम लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, तुम लोगों ने एंगल टेबल देखी होगी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं तुम लोगों को, और तुम लोगों को आंसर निकालना है। मतलब वैल्यूज़ एंगल चार्ट में दी हुई हैं, वो कैसे निकाली जाती हैं एंगल्स की वैल्यू, वो हम देखते हैं। ज़रूरी है सीखना, बहुत ज़्यादा नहीं, पर अगर हम क्वेश्चंस को करने का तरीका सीख लेंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। तो इसमें पर्टिकुलरली ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए एंगल की वैल्यू कैसे निकले, पर हमने कैसे सॉल्व किया वो थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है, प्रोसेस समझना ज़रूरी है। क्योंकि हम तुम्हें सारी डेरिवेशंस तो करवा नहीं रहे हैं जो क्लास 11th और 12th में करवाई जाएगी मैथमेटिक्स में। एक सर्कल है, बहुत बढ़िया सर्कल है, हाँ, इससे बढ़िया सर्कल आज तक हिंदुस्तान में न बना है, ना कोई टीचर बना सकता है। हाँ भाई, ये तुम्हें एक सर्कल दिया हुआ है, दो साइड से इसमें हमने लाइंस ड्रॉ कर दी। अब समझो, इसमें तुम्हें दो ट्रायंगल बना के दिखाते हैं। एक ट्रायंगल तो ये रहा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल के लिए, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। कब है? जब थीटा ये होगा, एंड दिस इज द थीटा, दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। जो बेस है हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे x से, जो परपेंडिकुलर है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे y से, और जो हाइपोटेन्यूज है वो किसी भी चीज से रिप्रेजेंट करें, लेकिन वो है तो रेडियस के बराबर ही, तो r ही कर देते हैं, सही रहेगा, हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगी समझाने में। एक और ट्रायंगल बना लेते हैं, ये रहा। अगर थीटा इसके लिए ये वाला है छोटा सा, ये वाला y है, ये वाला पूरा हिस्सा x है, और ये वाला फिर हिस्सा r है, ठीक है। छोटा है, तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन समझ में आ रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। नीले वाले ट्रायंगल का भी एंगल यहीं पर है थीटा, और रेड वाले ट्रायंगल का भी एंगल यहीं पर है। अब ये दो तुम लोगों के लिए ट्रायंगल क्यों बनाए गए? टेक्निकली ये एक ही ट्रायंगल है, इसमें बस पॉइंट, ये तुम्हारा जो हाइपोटेन्यूज जा रहा है इसे पकड़ के यहाँ खींच दिया है, और कुछ नहीं किया। जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज ऐसे था नीचे वाले में, ब्लू वाले में, रेड वाले में, उसे ऐसे कर दिया है। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। फिर भी हमने तुम्हारे लिए दो ट्रायंगल बनाए जब कोई भी चेंज नहीं है। उसका कारण क्या है समझ लो। इफ थीटा गोज 0 इन ब्लू ट्रायंगल, अगर थीटा 0 हो जाता है ब्लू वाले ट्रायंगल में, तो जो थीटा था ये 0 हो गया।
जैसे ये 0 होगा परपेंडिकुलर गायब, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो रेस्ट कर रही, हाइपोटेन्यूज रेस्ट कर रही है बेस पर, हाइपोटेन्यूज रेस्ट कर रही है बेस पर। तो जब ये r था ये यहां पे आ गया बिल्कुल यहां बेस करने के लिए, तो x की वैल्यू भी बढ़ के कहां तक हो जाएगी, r के बराबर। तो y की वैल्यू तो हो गई 0 और x की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई, r के बराबर। अब फटाफट तुम्हें इसमें से साइन, कॉस और टेन की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 0, हाइपोटेन्यूज r थी पहले से ही, वैल्यू क्या होगा 0। साइन 0 पर 0 वैल्यू तो होती है साइन थीटा की, साइन थीटा डिग्री इज इक्वल टू 0 है, साइन 0 पर वैल्यू 0 ही तो होती है, थीटा अगर 0 हो साइन की वैल्यू 0। कॉस थीटा पर, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दिया हुआ है x, x की वैल्यू किसके बराबर है r के बराबर, हाइपोटेन्यूज क्या है r, वैल्यू 1। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, थीटा 0 हो तो कॉस की वैल्यू क्या होती है 1। नाउ टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 0, बेस r, वैल्यू फाइनल 0। टेन 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0, ठीक है। अब हम रेड वाले ट्राइंगल के हालात देखते हैं। रेड वाले ट्राइंगल को रखो 0 की बजाय 90 डिग्री पर। इफ थीटा गोस 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो अब की बार जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर पर रेस्ट करेगी, और परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा ये वाला। आर किस पर रेस्ट करेगी, परपेंडिकुलर पर, और ये होगा परपेंडिकुलर, ये वाला नहीं होगा, ये घूम के इधर पहुंच गया, ऐसे से ये ऐसे पहुंच गया 90 डिग्री होने के कारण, तो ये परपेंडिकुलर भी इधर आ गई। तो y की वैल्यू किसके बराबर हो गई, r के बराबर, और x की वैल्यू क्या हो गई 0, x की वैल्यू 0 है, बेस तो खत्म। अब सिंपल साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है r, हाइपोटेन्यूज r, r अपॉन r 1। कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 0, हाइपोटेन्यूज r, वैल्यू 1। कॉस 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू, सॉरी साइन थीटा, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। एंगल चार्ट में पढ़ा ही होगा क्लास 10th में। अब एक बढ़िया वाला पॉइंट आ रहा है, अब ध्यान देना, जो बच्चों ने इसे स्किप कर दिया होगा कि भाई हमने तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है क्लास 10th में, क्या हम पढ़ें, उनके लिए बढ़िया वाला काम। साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 1, कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है 0। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कितना होता है 10, और टेन थीटा को अभी हमने लिखा था पी बी पी अपॉन एच एच बी, उस फॉर्मूले से क्या हुआ P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है R, बेस कितना है 0, वैल्यू कितनी होगी। अगर किसी भी बच्चे का यहां पर जवाब ये है कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, वो बच्चा कैलकुलेशन गलत कर रहा है। यहां वैल्यू होगी
एंड डी नॉट डिफाइंड। हाउ इट इज नॉट डिफाइंड बताते हैं। इसे डिवीजन की तरह लो, r/0 को एक डिवीजन की तरह लो। अब मैं तुमसे बोलता हूं 100/2, मतलब कोई भी चीज के 100 यूनिट्स रखे हुए हैं, उनसे 2 जगह बांट देना है। डिवाइड बाई 2, 2 जगहों पर डिवाइड करो उसे, तो 50-50 हो गया। 100/1 बोल रहा हूं, तो मतलब जो 100 यूनिट्स हैं उन्हें एक साथ एक ही जगह पर रखो और ऐसे ही छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स कॉल्ड 100/1। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तब 100/1 हो गया, क्योंकि एक ही पार्ट में तो डिवाइड करना है 100 को, एक ही पार्ट है 100। लेकिन जब मैं कहूँ 100/0, अब क्या करें? इसे तो हम ऐसे एज इट इज भी नहीं छोड़ सकते, तो उसमें वैल्यू क्या निकलेगी? तो उसमें वैल्यू कुछ निकाल ही नहीं सकते आप, डिफाइंड नहीं है। ये समझ के बाहर है अभी तक की मैथमेटिक्स के। तो जब ये समझ के बाहर है तो ये नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड, मैथमेटिक्स ने अब तक उसे डिफाइन नहीं किया है कि ये भला क्या है। तो सर इन्फिनिटी क्या होता है? बहुत बढ़िया, यहां तक लिख लिया सबने। इसमें से हम फिर ये बीच का सर्कल उड़ा देते हैं। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड में क्या होता है बेटा? 1/0। इन्फिनिटी में क्या होगा? इन्फिनिटी में टेंड्स टू 0 होते हैं। टेंड टू 0 मतलब 1/0 नहीं है, पर टेंड्स टू 0 है। 0 की तरफ जा रहा है, बस 0 पहुंचने ही वाला है 0 पर, लेकिन 0 नहीं है। जैसे आप घर पहुंचने वाले हो, बस 2 घर दूर हो, लेकिन 0 नहीं हो अभी तक। गाड़ी अभी चलानी है घर पहुंचने के लिए, लेकिन तुम कह सकते हो किसी का फोन आया, कहाँ हो? घर पर हूं, क्योंकि 2 घर ही तो दूर हो, पर एग्जैक्टली घर पे तो नहीं हूं। यही बात है टेंड्स टू 0 की। अब मैं तुमसे कहता हूं 100/10⁻⁰। अब इस टेंड्स टू 0 का मतलब क्या लिखूं? 0.1 लिखूं, 0.01 लिखूं, 0.001 लिखूं, 0.000, या फिर 0. कितने भी 0 लगाते जाऊं मैं और एंड में 1 पुट कर दूं, कितने भी 0 लगाते जाऊं और बीच में एंड पर 1 पुट कर दूं। शायद यहां तक तुम टेंड्स टू 0 नहीं बोलो, शायद यहां पर भी नहीं बोलो, पर यहां से तुम टेंड्स टू 0 बोलना चालू कर दोगे। तो सही बात है कि नहीं? यही होता है टेंड्स टू 0। भगवान जाने ये कितना छोटा है। अगर ये कितना भी छोटा, बहुत ज्यादा छोटा है, अगर हम इतने सारे पार्ट्स में इस 1 को डिवाइड करेंगे, इस 1 को अगर हम बहुत सारे इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो इस 1 की वैल्यू कितनी होगी? कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, या कितनी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी इस 1 की, है ना? यह हमें नहीं करना। अब मान लो ये 1 नहीं था, ये 10 था, 100 था, 1000 था, या कुछ भी था, कोई भी वैल्यू थी, और अपॉन में ये है, और वैल्यू बढ़ गई इसकी, तो ठीक है ना? ये काम हमें वैल्यू पर लेके जाता है, इन्फिनिटी की वैल्यू पर, जो हमें कहां पहुंचा देता है? इनफाइनाइट पर। ऐसे तो लिखते हैं इनफाइनाइट, हाँ। तो इन्फिनिटी की वैल्यू होगा ये। इस तरह टेंड्स टू 0 अगर तुम्हें दिया हुआ है, पर 0 नहीं है, वहां पर तुम लोगों को इनफाइनाइट वैल्यू देखने को मिलती है। पर अगर तुम लोगों को 1/0 दिया हुआ है, तो वो नॉट डिफाइंड ही रहेगा। आज नहीं, कल नहीं, हमेशा क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड। अच्छा, हमने तुम्हें ये चैप्टर का अभी ये जो पार्ट पढ़ाया, ये तुम्हारा 0 to 90 के लिए तुम्हें समझने के लिए सबसे सही है। इससे तुम 45 वगैरह सब निकाल सकते हो, तुम लोगों को बहुत आसानी होगी, लेकिन हम लोगों को निकालना है नहीं। अब हम बताते हैं तुम्हें, तुम्हारे 0 डिग्री एंगल चार्ट में जो तुमने आज तक पढ़ा है, वो पढ़ा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पर अब हमें उससे आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी क्लास बड़ी हो गई है ना? तो हमारी क्लास बड़ी हो गई है, तो उसकी सजा हमारे ये है कि अब हमें साइन 37 यानी 37 डिग्री की वैल्यूज, 53 डिग्री की वैल्यूज
180 डिग्री की वैल्यूज़ और 270 डिग्री की वैल्यूज़ भी मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। 180 और 270 तो चलो समझ में आता है, शायद निकल भी आए। ये 37 और 53 की कैसे निकलेगी? वेरी इजी, बहुत इजी इस तरीके से है। तुम लोगों ने मैजिक ट्रायंगल्स का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो तुम सुन लोगे अभी क्लासेस में। अपनी जब मैथमेटिक्स क्लासेस लगेगी मैथमेटिक्स वालों की तो वो लोग सुनेंगे इसे, मैजिक ट्रायंगल को। 3, 4, 5, ठीक है। होता क्या है कि जब कोई तुम ट्रायंगल बनाते हो जिसका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज इनका रेशियो 3, 4, 5 होता है। अगर इनका रेशियो 3, 4, 5 होता है तो यहां जो एंगल बनता है वो 37 डिग्रीज का होता है। 3, 4, 5 और ये 37 डिग्री का है। ये 37 डिग्री का तुम प्रोटेक्टर से बनाओगे तो तुम लोगों को नोटिस होगा कि इनके रेशियो 3, 4, 5 ही आए हैं। चाहे तुम इसे बनाना 6 सेंटीमीटर का, ये बेस 8 सेंटीमीटर का और हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर का, एंगल ये 37 डिग्री ही आएगा। प्रोट्रैक्टर्स लेके जो चांदा होता है तुम्हारे कंपास बॉक्स में, उसे लेके एक बार बनाकर कोशिश करना, यही आएगा। और अगर 37 डिग्री का ये निकल के आ रहा है तो हमारे लिए फिर चीज़ें बहुत आसान है। हम इससे साइन 37 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या होती है साइन 37? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। कॉस 37 की वैल्यू निकल आएगी? बिल्कुल सर, वो भी निकल आएगी। कॉस 37 क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5। tan 37 डिग्री की वैल्यू tan 37 हो जाता है साइन अपॉन कॉस थीटा। तो इसको आज हम दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। tan 37 का एक वैल्यü होती है परपेंडिकुलर यानी 3 अपॉन बेस यानी 4, 3/4। अब जरा हम इसको देख लेते हैं। tan 37 को हम साइन 37 डिग्री अपॉन कॉस 37 डिग्री में भी लिख सकते हैं। साइन 37 कितना है? 3/5 अपॉन 4/5, ऐसे लिखते हैं। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो 3/5 इंटू 5/4 ऐसे लिखेंगे। 5 से 5 कट गया और कितना आ गया आंसर? 3/4। 3/4 ऐसे आंसर निकल आता है। नीचे की कैलकुलेशन नहीं दिख रही होगी तुम लोगों को, यहाँ कर देते हैं नीचे की कैलकुलेशन। 3/5 इंटू 5/4, 5 से 5 कट गया, 3/4 आंसर आ गया। ऐसे हमारी वैल्यूज निकल आती हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी क्या होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। इसका उल्टा अगर मैं कर दूं, साइन 37 का उल्टा अगर मैं कर दूं कॉस 37, कोसेक 37, वो 5/3 हो जाएगा। सेक 37 निकालना हो 5/4 हो जाएगा। कॉट 37 4/3 हो जाएगा।
तो 3 निकल आए, उसके बाद या 2 ही निकले हैं, तुमने देखा होगा साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिया, tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा के जरिए निकाल लो और उसका इन्वर्स क्या हो जाएंगे, कोसेक सेक और कॉट। 37 की वैल्यूज निकल आई, कॉट की वैल्यूज या 53 वाले डिग्रीज की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, हमारे पास 37 ही है। अभी तुम लोगों को 5 मिनट पहले फॉर्मूला समझाया था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अगर मुझे वैल्यू निकालनी है 53 डिग्रीज की तो मैं क्या करूं, साइन 90 माइनस 37 इज इक्वल टू कॉस 37। साइन 90 माइनस 37 कितना हुआ, साइन 53 डिग्रीज की वैल्यू किसके बराबर आ गई, कॉस 37 डिग्रीज के। कॉस 37 मालूम है 4/5, 4/5 के बराबर आ गई। तो साइन कॉस 37 कितना है, साइन 53 के बराबर। इसे किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, साइन 53 डिग्री के बराबर। ऐसे ही एक दूसरा फॉर्मूला दिया गया था, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। उससे पता लगेगा तुम्हें कि ये जो है वो कॉस 53 डिग्रीज के बराबर है। ठीक है, यहां तक हो गया तुम लोगों का, लिख लो। और अपना एंगल चार्ट जो है उसे बना लेना, खुद बनाना उसे, वैल्यूज निकाल के चाहो तो, या फिर अगर तुम्हें रटने का ही शौक हो तो फिर उसे लिख लो। क्या क्या वैल्यू लिखनी है तुम्हें वो बता देता हूं मैं तुम लोगों को, कि तुम लोगों को तुम्हारे नए एंगल चार्ट जो बड़े साइज का हो गया है, उसका साइज बड़ा हो गया है, उसमें तुम लोगों को क्या क्या लिखना है, किस किस चीज की वैल्यू लिखनी है। तो देखो, तुम्हें निकालना है वैल्यू साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट के लिए। क्या क्या वैल्यूज, 0 डिग्री, 30, 60, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्रीज। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं इन्हें इंटरनेट से देखो, कहीं से भी देखो और इसको फिल कर लो। इसको फिल करने के बाद इसे याद कर लो। तुम लोगों को साथ ही साथ याद करते हुए चलना है, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम जो है नहीं मिलने वाला है याद करने के लिए चीज़ों को। ठीक है, इस एंगल चार्ट को लिख लेना। इसके अलावा तुम लोगों को मैं 2 फॉर्मूले और लिखवा देता हूँ, वो और याद कर लो आज के लिए। तो जब हम कल तुम्हें पढ़ाएंगे तो तुम्हें वो चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी और हम तुम्हारे साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं फटाफट तेजी के साथ। अच्छा चलो, जो फॉर्मूलाज तुम्हें लिखवा रहे हैं उन्हें बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सारे फॉर्मूलों को ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही बोला जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बाकी दो फॉर्मूले ये हो गए। इन फॉर्मूलोज को ठीक से अपना याद कर लो, समझ लो, और जब तुम लोग ये सारे फॉर्मूला याद कर लोगे तो हम इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे, अरे तो तुम लोग ज़्यादा सवालों के बिना आगे बढ़ पाओगे। तुम्हारे दिमाग में जो सवाल पैदा होते हैं वो नहीं होंगे, या फिर हम लोगों को ये समझ सकते हो कि जो समझाना है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 3 फॉर्मूले तुम लोग याद कर लो। इन 3 फॉर्मूलों के बाद तुम लोगों के पास अगले चैप्टर से फॉर्मूलाज की अच्छी खासी झड़ी लगने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए कम से कम 15-20 फॉर्मूले तुम लोगों को याद करने पड़ेंगे नए ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये बेसिक था, आज इंट्रोडक्टरी चैप्टर था। तो आज हमने तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया है केवल कि तुम्हारा फिजिक्स कैसा रहने वाला है, तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका बेसिक तुम्हें सिखा दिया है। कल से जो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के नए हाई फाई फॉर्मूलाज हैं जो क्लास 11th में ही तुम्हें देखने को मिलेंगे वो तुम्हें पढ़ाए जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं और इस बेसिक मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। ये चैप्टर अगर तुम लोगों को समझ ना आए तो वीडियो को बार बार देखना, समझना चीज़ को। हम तुम्हें कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे जब ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर खत्म हो जाएगा, ताकि तुम लोगों को ये क्यों करवाया जा रहा है या ये कैसे पुट किया जाएगा, वैल्यूज कैसे पुट की जाएंगी, कैसे आंसर्स निकाले जाएंगे क्वेश्चंस के, वो तुम्हें समझ में आ जाए, ताकि तुम लोगों को बाद में कुछ खास दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।